हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये पंक्तियां सिर्फ एक कविता नहीं है, मतलब ये एक रवैया है, एक जिद। और ये जिद थी भारतीय राजनीति के उस शख्स की जिन्हें लोग प्यार से अटल जी कहते थे, और विरोधी भी सम्मान से अजात शत्रु बुलाते थे। हाँ, आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन की कहानी कहते हैं। ग्वालियर में एक स्कूल टीचर के बेटे से लेकर 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का पूरा सफर। लेकिन आज हम सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं दोहराने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चीज थी जो अटल जी को अटल जी बनाती थी। एक ऐसा नेता जो अपनी पार्टी की विचारधारा से पूरी तरह जुड़ा था, लेकिन जिसकी स्वीकार्यता वो पार्टी की सीमाओं से कहीं ज्यादा थी। एक कवि का दिल और एक राजनेता का दिमाग, ये दोनों एक साथ कैसे चलते थे? चलिए इसी की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर से। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक स्कूल टीचर थे और ब्रज भाषा के माने हुए कवि भी। तो लिखने पढ़ने का माहौल तो घर में ही था, कविता उन्हें विरासत में मिली थी। हाँ, लेकिन एक किस्सा तो वाकई कमाल का है। कहते हैं कि कानपुर में जब उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया तो उनके पिता ने भी उनके साथ ही एडमिशन ले लिया। हाँ, उसी क्लास में। जरा सोचिए वो माहौल, बाप बेटा एक ही क्लास में नोट्स बना रहे हैं। ये तो फिल्मों में भी नहीं होता। ये किस्सा उनके सीखने की ललक को दिखाता है। हालांकि उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी नहीं की, उनका झुकाव पत्रकारिता की तरफ हो गया था। और उसकी नींव बहुत पहले पड़ चुकी थी। हाँ, 1939 में जब वो स्कूल में ही थे, तभी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए थे। बाद में पत्रकार के तौर पर उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ पंचजन्य और राष्ट्रधर्म जैसे प्रकाशनों के लिए काम किया। तो ये सिर्फ नौकरियां नहीं थीं, ये उनके विचारों को एक। और फिर 1951 में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने कलम छोड़कर पूरी तरह राजनीति का रास्ता चुन लिया। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, तो अटल जी उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। और यहीं से उनकी औपचारिक राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। और क्या शुरुआत थी। 1957 के चुनाव में पार्टी ने उन पर ऐसा दांव खेला जो आज कोई सोच भी नहीं सकता। एक नए उम्मीदवार को एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़वा गया। 3 सीटें एक साथ? हाँ, लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर। ये तो जबरदस्त आत्मविश्वास है। नतीजा क्या रहा? नतीजा भी उतना ही मिला जुला था। लखनऊ में हारे, मथुरा में तो जमानत ही जब्त हो गई, लेकिन बलरामपुर की जनता ने उन्हें जिताकर पहली बार संसद भेजा। अच्छा। और ये सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं था, ये उस लंबे संसदीय सफर का पहला कदम था जो अगले 50 सालों तक चलने वाला था। वो कुल 11 बार सांसद रहे, 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा। इस लंबे सफर में एक बहुत बड़ा पड़ाव आया 1975 में, इमरजेंसी। हाँ, आपातकाल। जब इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल लगाया तो बाकी विपक्षी नेताओं की तरह वाजपेयी जी को भी जेल में डाल दिया गया। करीब 18 महीने वो जेल में रहे। और उस दौरान भी उनका कवि मन शांत नहीं बैठा। जेल से ही उन्होंने उस दौर की वो मशहूर कविता लिखी थी, अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, भंग कर दिया संघ को कैसा चढ़ा जुनून। ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये तानाशाही के खिलाफ एक ऐलान था। और शायद इसी दौर ने विपक्ष को एक होने का मौका दिया। बिल्कुल। जेल से छूटने के बाद जनसंघ समेत कई पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई और 1977 में देश ने इतिहास बदल दिया। पहली बार केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और अटल जी को विदेश मंत्री बनाया गया। हाँ। विदेश मंत्री के तौर पर उनका सबसे यादगार पल तो यूएन वाला भाषण ही माना जाता है। लेकिन क्या वो सिर्फ एक सिंबॉलिक कदम था या उसका कोई गहरा कूटनीतिक असर भी हुआ? ये सवाल बहुत अच्छा है। वो सिर्फ हिंदी में बोलने की बात नहीं थी, समझिए। उस वक्त दुनिया शीत युद्ध में बटी हुई थी, अमेरिका और सोवियत संघ के खेमों में। हाँ, कोल्ड वॉर। उस मंच से वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है की बात करके वाजपेयी ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को एक नई आवाज दी। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि भारत का दृष्टिकोण किसी खेमे से बंधा नहीं है, बल्कि एक प्राचीन दर्शन से आता है। इसका बहुत गहरा संदेश गया। लेकिन ये सरकार जो इतने बड़े वादे के साथ आई थी, वो 2.5 साल भी नहीं चल पाई। कहते हैं कि दोहरी सदस्यता का मुद्दा इसके टूटने की मुख्य वजह बना। ये मामला आखिर था क्या? असल में वो एक बड़ा वैचारिक टकराव था। जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा, एक खिचड़ी सरकार थी। उसमें समाजवादी भी थे और जनसंघ वाले भी। हाँ।
तो जो समाजवादी गुट के नेता थे, उनका तर्क था कि एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य की वफादारी सिर्फ अपनी पार्टी के प्रति हो सकती है। उन्हें इस बात पर आपत्ति थी कि जनसंघ से आए नेता जनता पार्टी के सदस्य होने के साथ-साथ आरएसएस के भी सदस्य थे। मतलब एक तरह का भरोसे का संकट था। बिल्कुल, उन्हें दल था कि आरएसएस, जो कि एक सांस्कृतिक संगठन है, वो सरकार के फैसलों को पीछे से प्रभावित कर सकता है। ये एक ऐसी गांठ थी जिसे कोई सुलझा नहीं सका। और इसी टकराव के चलते सरकार गिर गई। हाँ, और फिर 6 अप्रैल 1980 को वाजपेयी, आडवाणी और उनके साथियों ने एक नई पार्टी की नींव रखी, भारतीय जनता पार्टी। अटल जी उसके पहले अध्यक्ष बने। बीजेपी की शुरुआती दिन तो बहुत मुश्किल थे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस के पक्ष में इतनी बड़ी लहर थी कि बीजेपी सहानुभूति की लहर। हाँ, बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। खुद अटल जी ग्वालियर में माधवराव सिंधिया से 2.25 लाख वोटों के भारी अंतर से हार गए। वो पार्टी के लिए एक अस्तित्व का संकट था, लेकिन उस हार ने पार्टी को बहुत कुछ सिखाया भी। अगले 5 साल में पार्टी ने जबरदस्त काम किया और 1989 के चुनाव में एक असाधारण वापसी हुई। 2 सीटों से सीधे 85 सीटों पर पहुंच गई। और फिर आया 1995 का वो पल जिसने बीजेपी की राजनीति की दिशा ही बदल दी। पार्टी अध्यक्ष थे लाल कृष्ण आडवाणी, जो उस वक्त राम मंदिर आंदोलन का चेहरा थे और पार्टी के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। उन्होंने मुंबई में एक रैली में ऐलान कर दिया कि अगले चुनाव में पार्टी का प्रधानमंत्री चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। ये तो भारतीय राजनीति में मतलब अनसुनी बात है। ये सिर्फ अनसुनी बात नहीं थी, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। देखिए, ये सिर्फ छवि का सवाल नहीं था कि आडवाणी जी की छवि कट्टर है और वाजपेयी जी की उदार। ये गठबंधन की राजनीति की हकीकत को समझने की बात थी। अच्छा, आडवाणी जी ने ये भांप लिया था कि बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती और सहयोगियों को जोड़ने के लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके, जिसे सब स्वीकार कर लें। ये आडवाणी जी की राजनीतिक दूरदर्शिता थी जिसने बीजेपी को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचा दिया। इसके बाद अटल जी 3 बार प्रधानमंत्री बने। पहली बार 1996 में 13 दिन के लिए, फिर 1998 में 13 महीनों के लिए और आखिरकार 1999 में पूरे 5 साल के लिए। हाँ, और उनका जो 13 महीने वाला दूसरा कार्यकाल था वो एक्शन से भरपूर था। आते ही उन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दिए। हाँ, और ये कोई आसान फैसला नहीं था। अमेरिका समेत दुनिया भर से प्रतिबंधों का खतरा था, लेकिन वाजपेयी और उनकी टीम का मानना था कि एक आत्मनिर्भर सुरक्षा नीति के लिए ये कीमत चुकानी पड़ेगी। संदेश साफ था, भारत अब अपने फैसले खुद लेगा, किसी के दबाव में नहीं। लेकिन फिर एक तरफ परमाणु बम का धमाका और दूसरी तरफ दोस्ती की बस। कुछ ही महीनों बाद फरवरी 1999 में वो खुद बस में बैठकर लाहौर पहुंच गए। ये विरोधाभास समझ नहीं आता। ये विरोधाभास नहीं है, ये उनकी विदेश नीति का मूल सिद्धांत था, शांति भी शक्ति भी। उनका मानना था कि आप शांति की बात तभी मजबूती से कर सकते हैं जब आप कमजोर ना हो। पोखरण ने भारत को शक्ति दी और लाहौर बस यात्रा ने शांति की इच्छा दिखाई। बिल्कुल, वो हमेशा कहते थे हम दोस्त बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। लेकिन घर में ही राजनीतिक तूफान खड़ा था, और वो तूफान ऐसा था जिसने सिर्फ 1 वोट से उनकी सरकार गिरा दी। 1 वोट। लोकतंत्र में एक वोट की कीमत क्या होती है, इससे बड़ा उदाहरण शायद ही कोई हो। हाँ। जयललिता की पार्टी AIADMK ने समर्थन वापस ले लिया। कहते हैं कि उनकी कुछ मांगे थी जिनमें तमिलनाडु की DMK सरकार को बर्खास्त करना भी शामिल था। वाजपेयी जी ने सिद्धांतों से समझौता करने से इनकार कर दिया और सरकार कुर्बान कर दी। और विडंबना देखिए, जिस पड़ोसी से वो दोस्ती की उम्मीद कर रहे थे, उसी ने पीठ में छुरा घोंपा। सरकार गिरने के ठीक बाद पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ कर दी। ये वाजपेयी के नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ देश में केयरटेकर सरकार थी, दूसरी तरफ एक पूर्ण युद्ध का खतरा। लेकिन उन्होंने जिस संयम और दृढ़ता से इस स्थिति को संभाला और भारतीय सेना ने जो वीरता दिखाई, उसने देश दुनिया में वाजपेयी का कद बहुत ऊंचा कर दिया। कारगिल की जीत ने उन्हें एक मजबूत रणनीतिकार के तौर पर स्थापित किया। और इसका नतीजा 1999 के चुनाव में दिखा। उनके गठबंधन NDA को स्पष्ट बहुमत मिला और वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। सही बात है। इस दौरान उनके सबसे बड़े कामों में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जिक्र होता है। क्या ये सिर्फ सड़कें बनाना था? वाली इन वर्ल्ड क्लास सड़कों ने ट्रांसपोर्टेशन का समय और लागत दोनों को कितना कम कर दिया। हाँ, वो तो है।
इसने व्यापार को आसान बनाया, गांवों को शहरों से जोड़ा। ये शायद 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था। उनकी विरासत को अगर देखें तो वो सिर्फ उनके फैसलों तक सीमित नहीं है। वो शायद देश के अकेले नेता हैं जिन्होंने 4 अलग-अलग राज्यों से चुनाव जीता और प्रतिनिधित्व किया। हाँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली, ये उनकी पैन इंडिया यानी अखिल भारतीय स्वीकार्यता का सबसे बड़ा सबूत है। लोग उन्हें सिर्फ एक पार्टी का नेता नहीं मानते थे। बिल्कुल, उनकी भाषण कला, उनकी हाजिर जवाबी, उनका विपक्ष के नेताओं के साथ भी व्यक्तिगत सम्मान का रिश्ता, ये सब चीजें उन्हें एक राजनेता से ऊपर उठाकर एक स्टेट्समैन बनाती थीं। इसीलिए उन्हें 1992 में पद्म विभूषण और 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सही। 2005 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और फिर लंबी बीमारी के बाद 16 अगस्त 2018 को वो हमारे बीच नहीं रहे। जाते जाते उन्होंने अपनी कविता में शायद अपने जीवन का सार लिख दिया था, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। जाते जाते एक विचार के साथ छोड़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति का मूल मंत्र था गठबंधन और सर्वसम्मति, सबको साथ लेकर चलना। आज की राजनीति को देखें, जहां हर तरफ ध्रुवीकरण है, सब कुछ ब्लैक और व्हाइट में बटा हुआ है, तो ये सवाल उठता है, क्या उनकी सबको साथ लेकर चलने की शैली आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, या वो सिर्फ एक बीते हुए खूबसूरत दौर की याद बनकर रह गई?